अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। देखो भाई यहां पर पहले हमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज का मीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था हमने सारी परक्विजिट्स को दो हिस्सों में बांटा है। एक तो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, वो हमने कर लिया, मतलब सभी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। दूसरा है परक्विजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, मतलब कुछ ही एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। अब वो कुछ ही में कुछ है या सारे हैं, ये अब देखो आप। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन कहलाएगा? अगर कोई कंपनी है, आपकी एम्प्लॉयर कंपनी है, तो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो उस कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक है जी। दूसरा, एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी एम्प्लॉयर कंपनी के 20% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद रखे हों। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी एम्प्लॉयर कंपनी में 20% से ज्यादा प्रेफरेंस नहीं, इक्विटी शेयर खरीद रखे हों, तो वो उस कंपनी का क्या है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। दूसरा, हर वो एम्प्लॉय, अब ये पॉइंट बड़ा ना एक तरह से इस प्रोविजन को खत्म ही कर देता है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मीनिंग है ना, मजा खत्म कर देता है। एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर एनम। हर वो एम्प्लॉय आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है जिसकी साल की तनख्वाह 50,000 रुपए से ज्यादा है। भी अगर महीने की सैलरी 5,000 भी होती है ना, तो साल की सैलरी 60,000 बन जाती है। और सैलरी के अंदर भी सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, नीचे देखो सैलरी का मीनिंग दिया है, बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी रिसीट्स। जितने भी अलाउंसेस वगैरह आपके हैं वो सारे जोड़ दो। ठीक है, मॉनेटरी जो पैसा मिला है वो सारा जोड़ दो, कोई डिडक्शन है तो वो घटाकर। तो इस कारण इसमें लगभग सारे एम्प्लॉइज ही आ जाते हैं, बिकॉज 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह तो मिनिमम हर एम्प्लॉय की होती ही है आमतौर पर, रेयरली कोई बचेगा इसमें। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि मोस्टली सारी परक्विजिट सबके लिए टैक्सेबल है, बिकॉज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं सारे, रेयरली कोई नॉन स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो अब जो आगे परक्विजिट्स आ रही है इनको भी हम नॉर्मल तरीके से ही पढ़ेंगे, जैसे पहले पढ़ी है वैसे ही ये परक्विजिट्स है, ये भी सबके लिए टैक्सेबल ही होती है। ठीक है, देखो जी, मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर कोई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है तो जो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो उसके लिए माफ होगी, उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्सेबल उसके लिए है जो स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली फैसिलिटी है मोटर कार फैसिलिटी। ठीक है, मोटर कार फैसिलिटी ये देखते हैं जी। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको फ्री में यूज करने के लिए मोटर कार दे रखी है, मोटर कार की बात हो रही है, इसमें पहला केस है कि गाड़ी जो है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मालिक ने खुद की गाड़ी आपको दे रखी है, और जो यूज है, यूज इज ऑफिशियल पर्पस ओनली। मालिक ने आपको खुद की गाड़ी दी और उस गाड़ी में बैठ के आप सिर्फ मालिक के ही काम करते हो, केवल एम्प्लॉयर के ही काम करते हो, तो फिर कौन सा एहसान कर दिया भाई? मालिक की गाड़ी में बैठ के मालिक का ही काम करते हैं तो हमारी सैलरी में थोड़ी कुछ जुड़ेगा। अगर गाड़ी का यूज सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? निल होगी। टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? निल होगी। ठीक है जी। दूसरा केस, यूज ऑफ मोटर कार इज प्राइवेट पर्पस ओनली। गाड़ी मालिक की है, मालिक ने आपको गाड़ी दी और आप उस पे ऑफिशियल काम बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज होता है, अब सैलरी में जुड़ेगा।
देखो, आप खुद की गाड़ी यूज करते तो उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन लगता ना। अब आप किसकी गाड़ी घिसा रहे हो? मालिक की गाड़ी घिसा रहे हो। अगर मालिक की गाड़ी घिसा रहे हो तो जितने की वो गाड़ी है उसका 10% डेप्रिसिएशन के तौर पर आपकी सैलरी में जुड़ेगा। अगर जो गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता है, जो उसकी रिपेयर विपेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं रनिंग एक्सपेंस, गाड़ी को चलाने के खर्चे, अगर वो खर्चे भी मालिक देता है, एक तो आपको गाड़ी दे दी, गाड़ी आप मालिक की घिसा रहे हो, ऊपर से उसमें पेट्रोल डीजल भी अगर मालिक देता है तो वो भी आपकी सैलरी में जुड़ेगा, बिकॉज आप यूज तो कर रहे हो पर्सनल, तो रनिंग एक्सपेंस भी आपकी सैलरी में जुड़ेंगे, जुड़ने भी चाहिए। मालिक ने आपको गाड़ी भी दे दी, पेट्रोल डीजल भी देता है, प्लस आपको ड्राइवर भी रख के दिया हुआ है, सैलरी ऑफ ड्राइवर भी जुड़ेगी फिर आपकी सैलरी में। ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो भी आपकी सैलरी में जुड़ेगी। समझ गए ना मेरी बात को? अगर गाड़ी का सिर्फ प्राइवेट यूज है तो ये तो हमेशा जुड़ेगा। गाड़ी का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार तो ऑलवेज जुड़ना ही जुड़ना है, अगर सिर्फ प्राइवेट पर्पज है तो। और अगर एक्सपेंसेस मालिक बियर कर रहा है तो ये भी जुड़ेंगे। एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। इफ एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, यदि एक्सपेंसेस मालिक बियर कर रहा है तो खर्चे भी जोड़ देना। ऐसा हो सकता है कि सैलरी ना दे रहा हो ड्राइवर की, तो ड्राइवर की सैलरी मत जोड़ना, ओनली रनिंग एक्सपेंस जोड़ देना। अगर मालिक रनिंग एक्सपेंस भी नहीं देता, ड्राइवर की सैलरी भी नहीं देता, तो सिर्फ गाड़ी का डेप्रिसिएशन जोड़ देना, जितना दिया उतना जुड़ेगा। है भी कॉमन सेंस, आपकी इस बात को मानती भी होगी ना कि आप जो गाड़ी में मजे कर रहे हो वो एम्प्लॉयर की गाड़ी है, आप खुद की गाड़ी लेते तो उसका भी तो डेप्रिसिएशन लगता, आपकी सैलरी में जुड़ रहा है। तो मालिक की गाड़ी सिर्फ सिर्फ ऑफिशियल पर्पस तो कुछ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ प्राइवेट पर्पस तो जितना जुड़ना चाहिए वो सब कुछ जुड़ेगा। ये तो सिंपल था। अगला देखो, तीसरा केस, इफ कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पस, पर्सनल और ऑफिशियल पर्पस, पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस बोथ, ऑफिशियल पर्पस बोथ। अगर गाड़ी का प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, मैं दोबारा बता दूं टॉपिक क्या चल रहा है। मालिक की गाड़ी है, पहला केस ओनली प्राइवेट पर्पस, दूसरा केस, पहला केस ओनली ऑफिशियल पर्पस, दूसरा ओनली प्राइवेट, तीसरा प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों। अब दिक्कत है, अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? मेरा कहने का मतलब यह है, गाड़ी मालिक की है, गाड़ी चला रहे हो आप, गाड़ी घिस रही है, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा एक साल में, वही अंदाजा 10% जो रूल में लिखा वो लगेगा, लेकिन कितना लगा पर्सनल के लिए, कितना लगा ऑफिशियल के लिए, पता कैसे करोगे? समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी घिस रही है, मालिक की गाड़ी जो मालिक के काम से ही घिस रही है, वो तो कुछ नहीं जुड़ेगा सैलरी में, और जितना प्राइवेट पर्पस के लिए घिस रही है वो सैलरी में जुड़ना चाहिए। गाड़ी का पेट्रोल डीजल भी मालिक देता है, मान लो रनिंग एक्सपेंस मालिक देता है, तो जितना रनिंग एक्सपेंस ऑफिशियल पर्पस के लिए लगा वो तो नहीं जुड़ना चाहिए, बिकॉज मालिक की रनिंग एक्सपेंस से मालिक का ही काम किया है। लेकिन जो प्राइवेट अपनी बीवी को घुमा रहे हो या बीवी अपने हस्बैंड को घुमा रही है तो वो तो जुड़ना चाहिए। गेटिंग ना? तो कैसे करें? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो डायरी में नोट करके रखो, इतने किलोमीटर चली ऑफिशियल, इतने किलोमीटर चली पर्सनल, वो नोट करना भी पॉसिबल नहीं है। सॉरी, नहीं है ना पॉसिबल, और उसकी एक्यूरेसी का कौन ध्यान रखेगा, सही ढंग से नोट हो रही है नहीं हो रही। इसलिए एक सिंपल सिस्टम बना के दिया हुआ है। पहला है, गाड़ी भी मालिक की है और खर्चे भी मालिक के हैं,
इफ एक्सपेंसेस आर borne by एम्प्लॉयर, और छोटी गाड़ी की बात हो रही है, मान लो मारुति ऑल्टो, स्विफ्ट, निसान की सनी कार हो गई, इस तरह की गाड़ी की बात हो रही है। बड़ी गाड़ियों में जैसे सफारी गाड़ी हो गई, और मान लो अपनी इनोवा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, ये जो हैवी जिसको आप एसयूवी बोलते हो, एसयूवी को हम कहेंगे लार्ज कार, और मारुति स्विफ्ट टाइप की जितनी भी गाड़ियां आती है सेगमेंट में उनको हम बोलेंगे स्मॉल कार। इसके एक्चुअली इंजन की कैपेसिटी है, ठीक है, 1.6 लीटर से इंजन अगर बड़ा हो तो लार्ज कार में आ जाता है, छोटा हो तो स्मॉल कार में आ जाता है। अदरवाइज मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया, ये इतना सबको नॉलेज होती है भी कौन सी सेगमेंट, एसयूवी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है। तो अगर स्मॉल कार है, अगर आपकी स्मॉल कार है, अगर आपकी स्मॉल कार है और खर्चे सारे मालिक बियर कर रहा है, गाड़ी भी मालिक की, खर्चे भी सारे मालिक के, तो आपने यहां पर करना है 1800 रुपए पर मंथ उसके जोड़ने हैं। आपको ये सेम चीज आपको यहां नोट्स में मिल जाएगी, आपको बाद में मैं टिक भी करवा दूंगा। 1800 रुपए जोड़ने हैं। अगर बड़ी गाड़ी है तो 2400 रुपए पर मंथ उस गाड़ी के जोड़ने हैं। समझ गए? मालिक की गाड़ी है, तीसरा केस कर रहे हैं, उसमें दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, खर्चे भी सारे मालिक दे रहा है और गाड़ी दोनों पर्पस के लिए चल रही है। अब अलग अलग तो हिसाब हम रख नहीं सकते, देसी हिसाब कर दिया कि 1800, ये समझ लो कि प्राइवेट पर्पस के लिए जो छोटी गाड़ी यूज हो रही है उसका खर्चा 1800 पर मंथ, बड़ी है तो 2400 पर मंथ। ठीक है, वही जुड़ता है ना सैलरी में जो प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है उसका। दूसरा, अगर गाड़ी के एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉई, गाड़ी मालिक की है लेकिन गाड़ी के खर्चे सारे एम्प्लॉई बियर करता है, तो कम जुड़ेगा भाई सैलरी में, 600 पर मंथ छोटी गाड़ी का जुड़ेगा, 900 पर मंथ बड़ी गाड़ी का जुड़ेगा। समझ गए? कोई समस्या? ठीक है ना? जस्टिफाइड भी लग रहा है। अगर खर्चे भी मालिक देता है और मान लो साथ में ड्राइवर भी दिया है, ड्राइवर भी दिया है तो एड ₹900 पर मंथ इन अबोव ईच केस। किसी भी केस में अगर ड्राइवर साथ दिया है, मान लो छोटी गाड़ी है, खर्चे सारे मालिक बियर करता है, मालिक की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, खर्चे भी सारे मालिक दे रहा है, रनिंग एक्सपेंस प्लस ड्राइवर भी दे रहा है, तो 1800 के अंदर 900 रुपए और जोड़ लेना, 2700 रुपए पर मंथ कर देना। अगर 2400 वाले में अगर ड्राइवर दे रहा है तो 2400 प्लस 900 3600 रुपए कर देना। समझ रहे हो ना? जितने भी बनेंगे मतलब ये इस हिसाब से आप कर लेना। 2400 प्लस 900 ये 3300 बनेगा, 3300 कर लेना। ऐसे 600 प्लस 900 यहां पे 1500 हो जाएगा। अगर किसी भी केस में ड्राइवर अगर मालिक ने साथ में दे दिया तो ड्राइवर का भी दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब उसकी सैलरी को बांटे कैसे? बांटा नहीं, 900 रुपए पर मंथ जोड़ दो बस। ठीक है जी? तो ये केस था मालिक की गाड़ी, ओनली प्राइवेट पर्पस, ओनली ऑफिशियल पर्पस एंड बोथ पर्पस। अगला केस अगला केस है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई। गाड़ी का मालिक एम्प्लॉई है और यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? इसका मैं काम और करता हूं। Expenses are borne by एम्प्लॉय। गाड़ी एम्प्लॉय की है
सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए चलती है और खर्चे भी एम्प्लॉय खुद बियर करता है, तो सैलरी में कुछ जुड़ेगा क्या? आपकी मेरी गाड़ी है, मैं खुद अपने घर के काम के लिए चलाता हूं, अपनी जेब से अपने खर्चे बियर कर लेता हूं, तो इसमें सैलरी की कहीं बात आती है क्या? सैलरी में कुछ भी जुड़ेगा? कुछ नहीं जुड़ेगा, मतलब ही नहीं है, मालिक ने कुछ दिया थोड़ी है आपको, ठीक है, कुछ नहीं जुड़ेगा। हाँ, दूसरा केस, गाड़ी आपकी है, एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है, सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए चलती है, और लेकिन जो खर्चे है ना, रनिंग एक्सपेंस वगैरह, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी को चलाने के खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है, तो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। आपकी खुद की गाड़ी है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए चला रहे हो, गाड़ी का जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपका खुद का ही है, वो तो एम्प्लॉयर दे नहीं रहा, वो तो जुड़ना नहीं है। गाड़ी का पेट्रोल डीजल आपका मालिक देता है, पेट्रोल डीजल मालिक दे, अपने काम के लिए दे, समझ में आता है। आपके पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी चलनी है और मालिक खर्चे दे रहा है, तो आपके सैलरी में जुड़ेंगे। प्लस अगर आपको ड्राइवर भी दे रखा है आपकी गाड़ी के लिए, तो ड्राइवर की जो सैलरी है वो भी आपके खर्चे में जुड़ेगी, जुड़नी भी चाहिए, ठीक है ना जी। ये यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस हो गया। दोबारा देख लो, इस पर टॉपिक चल रहा है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की गाड़ी है, कर्मचारी की गाड़ी है, ठीक है। कर्मचारी की गाड़ी सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो तनख्वाह में कुछ नहीं जोड़ेगा, खुद की गाड़ी पर्सनल पर्पस के लिए यूज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर उसको चलाने के खर्चे ड्राइवर वगैरह अगर मालिक दे रहा है, तो क्यों दे रहा है भाई? अगर दे रहा है तो सैलरी में जुड़ेगा। अब सेकंड केस है इसके अंदर, इसमें सेकंड केस है एक्सपेंसेस आर सॉरी सेकंड केस है कि कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ओनली। गाड़ी आपकी है, आप पर्सनल काम में चलाते ही नहीं उसे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हो, और खर्चे भी सारे खुद अपने पॉकेट से बियर करते हो। एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय, गाड़ी भी आप खुद की घिसाते हो, पेट्रोल डीजल भी जेब से भरवाते हो, अगर ड्राइवर रखा है तो उसकी तनख्वाह भी खुद देते हो, तो आपकी सैलरी में कुछ जुड़ेगा क्या? एक तो अपनी जेब से खर्चा भर रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर ने तो कुछ दिया ही नहीं, खुद की गाड़ी घिसाई, खुद ही पेट्रोल डीजल भरवाया, खुद ही अपने ड्राइवर की सैलरी दी अगर रखा हुआ है तो, और काम सिर्फ ऑफिस का करा उससे, तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं, नुकसान है बल्कि आपका, तो आपने तो अपना नुकसान करवाया है। दूसरा केस, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी आपकी खुद की है, सिर्फ ऑफिस के लिए चलाते हो। जब ऑफिस के लिए चलाते हो तो अपने मालिक को बोला, देखो भाई मैं अपनी गाड़ी डेप्रिशिएट कर रहा हूं अपने एंड पर, तुमसे कुछ नहीं ले रहा, लेकिन जो इसमें पेट्रोल डीजल जलेगा या जो ड्राइवर है वो आप रखे दोगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा आपका होगा। मालिक ने कहा ठीक है। तो अब गाड़ी में जो रनिंग एक्सपेंस है वो कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है। ड्राइवर की सैलरी कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है। लेकिन कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, उस खर्चे से उसी का तो काम करके दे रहे हैं, हम अपने घर का काम थोड़ी कर रहे हैं। कोई गाड़ी का यूज तो सिर्फ क्या है? गाड़ी का यूज तो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस है। तो इस केस में भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं जुड़ेगा। समझ आ रही है ना बात? कॉमन सेंस से सोचोगे तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको, सिंपल कॉमन सेंस की बात है भाई। हम तो बल्कि खुद की गाड़ी घिसा रहे हैं, डेप्रिसिएशन और लग रहा है, और ऊपर के खर्चे भी मालिक को देने चाहिए, उसका उसी का काम तो कर रहे हैं हम, जब सिर्फ ऑफिशियल पर्पस है तो। ठीक है, ओके जी।
थर्ड केस, एम्प्लॉई की तो गाड़ी है यूज्ड फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस बोथ। एम्प्लॉई की गाड़ी है और प्राइवेट और ऑफिशियल पर्पस दोनों के लिए यूज करते हो। अब सोचने की बात है जी, अब सोचने की बात है। चलो ज्यादा हो जाएगा, पहले जितना करा है मैं आपको उतना आपके नोट्स पे टिक करवा देता हूं। मोटर कार फैसिलिटी है, इन द केस ऑफ कार इज ओन्ड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। गाड़ी एम्प्लॉयर की है, पहला केस मैंने आपको ये बताया था ना, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, चाहे वो खुद की हो या उसने किराए पर ले रखी हो, लेकिन आपकी नहीं है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ प्राइवेट के लिए यूज हो रही है तो मैंने आपको बताया खर्चे अगर एम्प्लॉयर बियर करता है तो रनिंग एक्सपेंस प्लस ड्राइवर की सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। खर्चे अगर एम्प्लॉय बियर करता है तो उसके लिए सिर्फ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार जुड़ेगा। ड्राइवर की सैलरी दी है तो जोड़ दो, नहीं दी तो मत जोड़ो। रनिंग एक्सपेंस तो जुड़ेंगे नहीं बिकॉज एम्प्लॉय खुद बियर कर रहा है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है दोनों पर्पज के लिए यूज हो रही है, पार्टली फॉर ऑफिस पार्टली फॉर पर्सनल, तो मैंने आपको 1800, 2400, 600, 900 और 900 पर मंथ ड्राइवर के मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक था इन द केस ऑफ कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है, ठीक है, और सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होती है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ प्राइवेट पर्पज के लिए यूज होती है तो अगर खर्चे एम्प्लॉयर देता है तो वो जुड़ेंगे। अगर दोनों के लिए यूज होती है, अगर दोनों के लिए यूज होती है तो अब ये कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताने वाला था। स्मॉल कार की पहले बात कर लेते हैं। गाड़ी दोनों के लिए यूज हो रही है, गाड़ी, अब देखो यहां पर समझना गाड़ी दोनों के लिए यूज हो रही है। इसमें मैं आपको पहला केस बना के देता हूं, एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय हूं, मान लो अपनी खुद की गाड़ी यूज करता हूं, अपने पर्सनल काम भी करता हूं, ऑफिस के काम भी करता हूं, खर्चा अपनी जेब से लगाता हूं, तो मेरे मालिक ने मुझे कुछ दिया क्या? मैं तो बल्कि अपनी गाड़ी से ऑफिस के काम कर रहा हूं, खर्चे सारे मैं खुद बियर कर रहा हूं, तो मेरे मालिक ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो मेरी सैलरी में कुछ जुड़ना चाहिए क्या? कुछ नहीं जुड़ेगा। लेकिन 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 expenses are borne by employer। अब देखो, मेरी खुद की गाड़ी है, पर्सनल भी चलाता हूं ऑफिशियल भी चलाता हूं, तो जो उसका डेप्रिसिएशन है जो मेरे पर्सनल काम के लिए लगा वो तो मेरा ही खर्चा होना चाहिए, ऑफिस के काम से लगा मैंने ऑफिस को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाया है उसका, ठीक है कोई बात नहीं। प्लस ऊपर जो चलाने के खर्चे हैं, जो उसके रनिंग के एक्सपेंस है, वो सारे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। मतलब उस गाड़ी में पेट्रोल डीजल या उसकी रिपेयर कौन करवाता है? मेरा एम्प्लॉयर करवाता है। उस पेट्रोल डीजल से मैं ऑफिस के काम करता हूं, समझ में आता है। एम्प्लॉयर ने पेट्रोल डीजल डलवाया, उससे मैंने ऑफिस का ही काम किया, वो तो ओके है, मेरी तनख्वाह में कुछ नहीं जुड़ेगा, बिकॉज कौन सा मेरे मालिक ने मेरे पे एहसान थोड़ी किया है, उसी का तो काम कर रहा हूं। लेकिन प्लस प्राइवेट भी यूज करता हूं, उस पेट्रोल डीजल से अपने पर्सनल ट्रिप भी लगाता हूं। अब तो कुछ फायदा पहुंच गया ना मुझे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो रनिंग एक्सपेंस जो मालिक बियर कर रहा है उसमें कितना मेरा प्राइवेट मानूं, कितना मैं ऑफिशियल मानूं। जब मालिक की गाड़ी थी तब प्राइवेट आप 1800 और 2400 मान रहे थे ना, अब मेरी गाड़ी है, अब उसका कितना मानूंगा? अब उसका 1800 और 2400 मानूंगा, बाकी मेरा बच जाएगा। तो इसीलिए अगर स्मॉल कार है तो जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने भी आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रनिंग के खर्चे हैं, उसमें से माइनस कर दो 1800 रुपए पर मंथ, ठीक है।
समझ गए? अब कहानी उल्टी हो गई ना, वहां पर तो एम्प्लॉयर की गाड़ी थी, खर्चे मालिक बियर कर रहा था, हमारी तनख्वाह में केवल 1800। अब हमारी गाड़ी है, एम्प्लॉयर के काम से भी यूज हो रही है, तो अब उसका 1800 साइड कर दो, बाकी सारा हमारा बच जाएगा, वो हमारी तनख्वाह में बच जाएगा। ठीक है? ऐसे ही अगर लार्ज कार है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस ₹2400 पर मंथ। अगर ड्राइवर भी दिया है साथ में तो 1800 के अंदर 900 रुपए जोड़ देना, 2700 पर मंथ हो जाएगा। और बड़ी गाड़ी का ड्राइवर दिया है तो 2400 के अंदर 900 रुपए जोड़ दे देना, 3300 पर मंथ हो जाएगा। समझ गए? कोई समस्या? तो मैंने आपको दोनों टॉपिक करवाए। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है तो 3 केस कौन से बनते हैं, अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है तो 3 केस कौन से बनते हैं, ये हमने टॉपिक यहां पर क्या किया, कवर किया। ओके? अब गाड़ी में ही एक टॉपिक और करते हैं। मान लो 2 या 2 से ज्यादा कार इज यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस बोथ। मालिक ने आपको 2 गाड़ियां दे रखी है या 2 से भी ज्यादा दे रखी है और अब दोनों को मिक्स यूज करते हो, प्राइवेट पर्सनल कोई भेदभाव नहीं है, मिक्स यूज करते हो, उस केस में क्या होगा? आप टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? याद रखना, ध्यान से सुन लो, जब 2 या 2 से ज्यादा गाड़ी आप यूज कर रहे हो दोनों पर्पस के लिए, तो जो सबसे महंगी गाड़ी है, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट की गाड़ी है, अगर स्मॉल और लार्ज है तो लार्ज कार हो गई, अगर 2 या 2 से ज्यादा स्मॉल कार है तो उसमें जो महंगी गाड़ी है, या 2 या 2 से ज्यादा लार्ज कार है तो जो उनमें सबसे महंगी गाड़ी है। इन शॉर्ट जो सबसे महंगी गाड़ी है वो तो बोथ पर्पस के लिए यूज हो रही है, ऐसा मानेंगे हम, अज्यूम करेंगे। हमें तो वो कह रहा है कि दोनों तीनों गाड़ियां ही आप दोनों पर्पस के लिए यूज करते हो, लेकिन रियलिटी में एक साथ दोनों तीनों गाड़ियां दोनों पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती। तो जो सबसे महंगी गाड़ी है वो तो हम मानेंगे यूज्ड फॉर बोथ पर्पस, और जो गाड़ी दोनों पर्पस के लिए यूज होती है उसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो आप निकालना सीख चुके हो, 1800, 2400, 600, 900 वाले रूल के हिसाब से। और ये तो सबसे महंगी गाड़ी, सबसे कॉस्टली कार के लिए रूल हो गया, प्लस जितनी भी अदर कार्स हैं उनका आप अज्यूम करोगे यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ओनली। दूसरी गाड़ी को अज्यूम करोगे केवल प्राइवेट के लिए यूज करते हैं, और अगर एम्प्लॉयर की दी हुई गाड़ी आप केवल प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करोगे तो वैल्यू कैसे निकलती है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार प्लस रनिंग एक्सपेंस इफ एक्सपेंस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर प्लस सैलरी ऑफ ड्राइवर इफ ड्राइवर सैलरीज आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये भी किया हुआ है हमने, ये तो हमने किया ही हुआ है ना कि अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी सिर्फ प्राइवेट पर्पस में यूज हो तो वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों पर्पस में यूज हो तो वैल्यू कैसे निकलेगी। अब 2 गाड़ियां हैं, एक को दोनों पर्पस के लिए मानना है, वैल्यू निकालनी आती है, एक को सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए मानना है, उसकी भी वैल्यू निकालनी आती है। दोनों की वैल्यू निकाल के 2 गाड़ियों की वैल्यू जोड़ दो। ठीक है ना जी? ये सिंपल कंसेप्ट है, आपको नोट्स में पढ़ा देता हूं। यहां तक हम पहुंच गए थे, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से 1800 रुपए लेस करना है, 2700 अगर ड्राइवर दिया है तो, 2400 लेस करना है, 3300 अगर ड्राइवर दिया है तो। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के हिस्से, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो होमवर्क के अंदर। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेजेस के थ्रू। ये जब एक से ज्यादा गाड़ी दी हो तो टैक्सेबल वैल्यू बता दी ना इसने, एक को तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट मानना है, ऐड दूसरे को अज्यूम करना है कि बाकी सारी कार क्या प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है ओनली। ठीक है जी? इसके बाद है इन केस ऑफ एनी अदर ऑटोमेटिव
इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई एंड एक्सपेंसेस आर मेट बाय एम्प्लॉयर। कोई और व्हीकल है, मान लो टाटा एस है आपके पास, जिसको हम छोटा हाथी बोलते हैं, ठीक है, जिसको मान लो आप यूज कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? आप है तो वो एम्प्लॉई का, यूज कर, उसके खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो भाई अगर सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करोगे, मान लो आपके पास खुद का छोटा हाथी है, छोटा हाथी मतलब टाटा एस को बोलते हैं, पिकअप जो होती है, आप उसको खुद उसके मालिक हो, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयर के काम के लिए उसे यूज करते हो, उस पर माल एम्प्लॉयर का ढोते हो, तो उसे पेट्रोल डीजल कौन डलवाएगा? एम्प्लॉयर डलवाएगा। तो कौन सी उसने हम पे एहसान थोड़ी कर दिया, ये इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? नील आएगी। लेकिन अगर वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट है और खर्चे सारे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो जितने खर्चे लगे हैं एम्प्लॉयर के, उसमें से 900 रुपए पर मंथ लेस करना है, ये याद रखना। ये अदर ऑटोमेटिव का रूल है, ये मोटर कार का रूल नहीं है, ठीक है ना जी। बाकी ये फुट नोट है, ये आप पढ़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मान लो ये केस है सिर्फ और सिर्फ, देखो लिख रखा है, इन केस एम्प्लॉयर इज एंगेज इन कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। आप जिस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का काम ही ट्रांसपोर्ट का है, चाहे वो माल ढोने का हो, पिकअप्स वगैरह चलती हो उसकी शहर में, चाहे पैसेंजर ढोने का काम हो, टैक्सीज वगैरह चलती हो, ओला उबेर टाइप। आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जो ट्रांसपोर्ट का ही काम करती है। अब आपको सुबह घर से शाम ऑफिस आना है, शाम को ऑफिस से घर जाना है। आपकी कंपनी के मालिक ने कहा या आपके बॉस ने कहा कि देखो भाई, आप अपने ऑफिस वाली गाड़ी में आना जाना कर लिया करो, अपनी टैक्सियां मार्केट में घूमती रहती है, आप उन्हीं में बैठ के आ जाया करो। तो आपका तो फायदा हो गया। अगर आप किसी और टैक्सी में आते तो आपको उसका फेयर देना पड़ता, उसका भाड़ा देना पड़ता, वो भाड़ा बच गया। तो वो जितना भाड़ा बचा वो आपकी तनख्वाह में जुड़ेगा। कितना बचा चेक कर लो, जितनी दूरी है उस दूरी का भाड़ा कितना बनता है उस टैक्सी का। वो जो टैक्सी, जिस टैक्सी में आप आ रहे हो, और लोगों से तो भाड़ा लेती है ना, जितना भाड़ा लेती है वो आपकी तनख्वाह में जुड़ जाएगा। जितना जेन्युइन भाड़ा बनता है वो आपकी तनख्वाह में जुड़ जाएगा। मालिक ने कहा कि देख भाई, सारा फ्री नहीं मिलेगा, कुछ तो तेरे को देना पड़ेगा, तो जितना दिया वो लेस कर दो, बाकी फ्री का निकल गया। तो ये देखो, इन केस एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स, टैक्सेबल वैल्यू क्या है? वैल्यू एट विच सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। पब्लिक को जितने रुपए में आप ये सुविधा देते हो वो आपकी तनख्वाह में जुड़ेंगे। माइनस कर दो यदि अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, अगर कोई एम्प्लॉई से कोई अमाउंट रिकवर होती है तो माइनस कर दो, अगर होती है तो, नहीं होती तो मत करना। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? लो जी, ये जो रूल है ये रेलवे के एम्प्लॉइज पे नहीं लगता और एयरलाइन के एम्प्लॉइज पर भी नहीं लगता, मतलब उनकी तनख्वाह में कुछ नहीं जुड़ता, बाकी टैक्सीज वगैरह वाले एम्प्लॉयर्स पे लगता है। ठीक है जी, कोई समस्या? अगला, फैसिलिटी ऑफ फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। ध्यान से, एक हम पढ़ रहे हैं परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, जो हम कर चुके हैं। एक पढ़ रहे हैं अब हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। पहले एक टॉपिक आया था, ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर। ऐसा खर्चा जिसकी पेमेंट करने की जिम्मेवारी एम्प्लॉय की बनती थी। पेमेंट करने की जिम्मेवारी कब बनती है? जब जो बिजली बिल आपका जो आता है वो आपके नाम पर आता है। नौकर जो आपने रखा है वो आपने खुद ने रखा है, तो उसकी तनख्वाह भी आपको देनी पड़ेगी। पानी का बिल आपके नाम पर आता है, आपका इनकम टैक्स आपको खुद को भरना चाहिए,
बिकॉज वो आपका इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, आपको भरना चाहिए। ये सब ऑब्लिगेशन है। जब कानूनी रूप से आपकी लायबिलिटी बने तो आपकी ऑब्लिगेशन है, और अगर वो एम्प्लॉयर बियर करता है तो वो टैक्सेबल है, और वो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज में हमने करा है। मतलब चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड हो। मतलब अगर ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर है तो वो तो चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड हो, हमने टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज में पढ़ा है, तो ये भी टैक्स देंगे, ये भी टैक्स देंगे। ठीक है, समझ गए? अगला है इफ ऑब्लिगेशन इज ऑफ एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है, कैसे होगी एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन? सपोज जिस घर में आप रहते हो उस घर का जो बिजली का मीटर है वो एम्प्लॉयर के नाम पर है। एम्प्लॉयर का ही मान लो घर है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखी है आपको, और उसमें मान लो मैं बिजली बिल की बात कर रहा हूं, अब मीटर का कनेक्शन भी एम्प्लॉयर के नाम पर है। यूज आप कर रहे हो उस घर को, बिजली जो खर्च होती है वो आपके घर में खर्च होती है, लेकिन बिजली बिल किसके नाम पर आता है? एम्प्लॉयर के नाम पर। तो कानूनी लायबिलिटी किसकी है? एम्प्लॉयर की। तो इसको हम ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं कह सकते, ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर है। तो ये भी देखो, यूज तो आप कर रहे हो ना, ये भी टैक्सेबल है, लेकिन ये टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं है। जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपए से कम है ना साल की, उनके लिए नहीं है ये। जिनकी ज्यादा है उसके लिए ही है ओनली, क्योंकि ये पॉइंट अब हम पढ़ रहे हैं। पहले तो हमने ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पढ़ा था। अगर बिजली का बिल एम्प्लॉय के नाम पर नहीं आता तो फिर वो यहां कवर होगा। ऐसे सर्वेंट है, मान लो आपके घर का सर्वेंट आपने नहीं रखा, एम्प्लॉयर ने रखा है, एम्प्लॉयर का स्टाफ है, यूज करने के लिए आपको दे रखा है। अगर आपने रखा होता तो उसकी तनख्वाह की जिम्मेवारी आपकी बनती है, और वो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज हैं। तो यहां ऊपर इस टॉपिक में कवर हो गया, वो इस टॉपिक में कवर हो गया। लेकिन अगर आपने नहीं रखा तो ऑब्लिगेशन किसकी है? वो एम्प्लॉयर की है। तो यूज तो आप कर रहे हो ना, तनख्वाह में जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो ही जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। वो एक अलग बात है, हम पहले डिस्कस कर चुके। स्पेसिफाइड सारे ही होते हैं आजकल, बिकॉज 50,000 से कम तनख्वाह किसी की होती नहीं है। पर अगर है किसी की तनख्वाह कम तो उसका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यही टॉपिक अब देखो, फैसिलिटी ऑफ फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। अब ध्यान से पढ़ते हैं। आपके घर पर जो गैस का कनेक्शन है, या बिजली का कनेक्शन है, या पानी का कनेक्शन है, पहला केस, आप बिजली कंपनी में ही काम करते हो और वही बिजली कंपनी आपको आपके घर पे कनेक्शन दिया हुआ है फ्री में। आपके नाम कोई बिजली बिल आता ही नहीं, और मालिक के नाम पे बिजली का बिल नहीं आता, बिकॉज मालिक तो खुद ही कंपनी है बिजली की। तो आपकी कॉस्ट में जुड़ना चाहिए ना, कितना जुड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये वाला केस ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर में आता है? बताओ आता है क्या? नहीं आता। क्या कानूनी रूप से कोई एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है? एम्प्लॉय की जिम्मेवारी थी ये। कानून तो इसमें है ही नहीं ना, कोई बिजली का तो बिल आता ही नहीं। तो ये केस यहां कवर होता है। अगर आप बिजली कंपनी में काम करते हो और आपका कनेक्शन मालिक ने वैसे फ्री में दे रखा है, तो जितने रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। आपको फ्री में यूज करने के लिए बिजली मिल रही है, आपकी ही फैक्ट्री में बिजली बनती है, आपके ही प्लांट में बिजली बनती है, तो जितनी कॉस्ट आती है ना मालिक की बिजली बनाने की, आपकी तनख्वाह में जुड़ जाएगी। सेम पानी होता तो पानी का जितना कॉस्ट है वो आ जाएगी। गैस कंपनी में काम करते हो तो गैस का अगर कनेक्शन आपको फ्री में दिया हुआ है तो जितनी कॉस्ट मालिक की आती है वो आपकी तनख्वाह में जुड़ जाएगी। दूसरा केस, ये तो पहला हो गया। दूसरा केस, इफ परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एनी आउटसाइड एजेंसी, बिजली कनेक्शन या पानी का कनेक्शन या गैस का कनेक्शन एम्प्लॉयर ने लिया है अपने नाम पर बाहर से, खुद का तो काम है नहीं उसका गैस बिजली पानी का, आपके लिए कनेक्शन लिया एम्प्लॉयर ने, बिल आता है एम्प्लॉयर के नाम पर, तो जितना खर्चा आपके लिए आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो क्या है? आपकी तनख्वाह में जुड़ेगा। आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का टॉपिक कर रहे हो तो आपकी तनख्वाह में जुड़ेगा। तीसरा, ये सारा खर्चा
एम्प्लॉय के बिहाफ पर पेमेंट करते हो, मतलब बिल एम्प्लॉय का आता है तो वो तो पहले ही जुड़ेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एज इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, ये तो पहले ही कवर हो गया। अगर बिजली बिल मालिक एम्प्लॉय के नाम पर आता है और मालिक रिम्बर्स कर रहा है, मालिक तो बस पेमेंट कर रहा है उसकी, तो फिर वो तो सबके लिए टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड क्यों, नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड के तो ये ऊपर वाले 2 पॉइंट थे, ये तो सभी के लिए है, पहले पढ़ चुके हैं। ऐसे ही सर्वेंट की बात हो रही है। सर्वेंट में मतलब स्वीपर हो, चाहे गार्डनर हो, चाहे आपका वॉचमैन हो, या कोई पीए रखा हो आपने, कोई भी हो, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने रखे दिया है, आपके लिए रखे दिया है ना, तो जितनी सैलरी उनकी दी जाएगी वो आपकी सैलरी में जुड़ेगी। अगर आपने खुद ने रखा है अपना पीए, सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, जो भी, कुक, तो आपकी लायबिलिटी थी, आपने रखा है। और रिम्बर्स कौन कर रहा है, मालिक दे रहा है, तो भाई ये तो सभी के लिए टैक्सेबल है। ये तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर पहले पढ़ चुके हैं। ये तो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज है, ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं। ये था स्पेसिफाइड के लिए, ये तो सबके लिए है, बस साथ में रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं पीछे से लिंक करते तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आ जाओ अगला, फ्री या कंसेशनल एजुकेशन टू द, ये एक टू एक्स्ट्रा लग गया भाई, टू द चिल्ड्रन और एनी अदर मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली। देखो ध्यान से, इसको हम करते हैं अलग से। फ्री फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें पहला केस, स्कूल इज, मैं स्कूल लिख रहा हूं, स्कूल की जगह कॉलेज भी हो सकता है भाई, ये मतलब बात हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, वैसे स्कूल लिख रहा हूं। स्कूल इज रन, चलो रन नहीं लिखता, स्कूल इज ओन्ड या फिर स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर। जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल आपके मालिक का खुद का है या मालिक द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, एम्प्लॉय के खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉय के खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, नील होगी इफ कॉस्ट इज लेस देन 1000 पर मंथ। मालिक का खुद का स्कूल है, पर मंथ पर चाइल्ड, मालिक का खुद का स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अब जितना भी स्कूल का टोटल खर्चा है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। अगर पर स्टूडेंट खर्चा उस स्कूल का 1000 रुपए से कम आता है और एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भाई जितना खर्चा लगा है वो सारा माफ है, तनख्वाह में कुछ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन कॉस्ट इनकर्ड, अगर कॉस्ट पर चाइल्ड ग्रेटर देन 1000 पर मंथ है तो जितना खर्चा लगा है सारा जुड़ेगा, एम्प्लॉय की सैलरी में सारा जुड़ेगा। मालिक के स्कूल में एम्प्लॉय के खुद के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कॉस्ट 1000 रुपए से कम है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, 1000 रुपए से ज्यादा है तो सारा जुड़ेगा।
दूसरा केस, स्कूल तो मालिक का है लेकिन एम्प्लॉय के खुद के बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन ऑफ फैमिली मेंबर, जैसे उसके बड़े भाई के बच्चे हैं या उसका खुद का कोई छोटा भाई बहन है, ठीक है, खुद के चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रंस ऑफ फैमिली मेंबर, तो कितनी टैक्सेबल वैल्यू होगी? 1000 रुपए कॉस्ट कोई मैटर नहीं करती, जितनी कॉस्ट इनकर हुई है सारी की सारी सैलरी में जुड़ेगी। ये 1000 रुपए वाली जो छूट मिली है वो खुद के बच्चों के लिए मिली है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखना, बच्चे मिक्स कर जाते हैं। 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड सभी केस में मान लेते हैं, सभी केस में नहीं है। एम्प्लॉय के खुद के बच्चे हैं तो 1000 रुपए तक की कॉस्ट है तो बिल्कुल माफ, अदरवाइज टैक्सेबल। और अगर खुद के बच्चे नहीं है, फैमिली मेंबर्स के बच्चे हैं, तो फिर 1000 रुपए वाली छूट नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो रिपीट कर दूं, दोबारा देख लो चाहे, ये जो हमने टॉपिक किया है, ये क्या टॉपिक किया है हमने? ये किया है फ्री फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल इज ओन्ड या स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, उसमें एम्प्लॉय के बच्चे और परिवार के बच्चे। अगला केस है स्कूल मालिक का नहीं है, कोई और स्कूल है, मालिक तो स्कूल की फीस दे रहा है। ठीक है, दूसरा केस है स्कूल इज नॉट ओन्ड या फिर स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, मालिक का खुद का स्कूल नहीं है, मालिक तो फीस देता है, तो भाई जितनी फीस देता है सारी की सारी आपकी सैलरी में जुड़ेगी। फीस, स्कूल फीस मतलब बोर्न बाय एम्प्लॉयर, वो स्कूल हो या कॉलेज हो वो आप समझ लेना, एग्जाम्पल स्कूल का दे रहा हूं मैं। फिर कुछ भी माफ नहीं है, चाहे खुद एम्प्लॉय के बच्चे पढ़े, चाहे वो फैमिली मेंबर के बच्चे पढ़े, चाहे वो फीस 1000 रुपए से कम हो चाहे वो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी टैक्सेबल है। ठीक है, ये आप यहां पढ़ सकते हो। पहला केस है वेयर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन स्कूल मेंटेन्ड या रन बाय एम्प्लॉयर और द स्कूल स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर। टैक्सेबल वैल्यू क्या है? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर माइनस अगर कोई अमाउंट रिकवर करिए, तो बिल्कुल फ्री में नहीं पढ़ाया मान लो, तो जितने पैसे रिकवर करे वो माइनस कर दो। ठीक है, और लिखा है टैक्सेबल वैल्यू विल बी निल इफ सच फैसिलिटी इज प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉई, ओनली एम्प्लॉई, फैमिली मेंबर नहीं, एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ। तो कुछ नहीं जोड़ना, मैंने आपको बता दिया ये। नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के कितने बच्चे इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किया था, वहां पढ़ा था मैक्सिमम 2 बच्चों की माफी है, यहां पर जितनी प्रभु की इच्छा। ठीक है, लेकिन आपको अपना घर देखना है, यूं नहीं है कि यहां कोई लिमिट नहीं है तो आपके यहां भी कोई लिमिट नहीं है, नंबर्स चलते जा रहे हैं, मशीन चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत से कानूनों में, ये तो इनकम टैक्स की बात, हम तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे एक्ट है देश के अंदर, बहुत जगह ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन की लिमिट आती है। क्यों आती है? ये फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए आती है। वहां जो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड का माफ किया था, इनकम टैक्स में क्या फर्क पड़ता है 2 बच्चे या 10 बच्चे हो, बट वो जानबूझ के लिमिट लगाते हैं ताकि देश की कानून व्यवस्था में जगह जगह ये दिखे कि हाँ भी बच्चे 2 ही अच्छे, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए। हालांकि इसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना थोड़ी था कि 2 ही चाइल्ड लिखो जी, 3 क्यों नहीं किए, 5 क्यों नहीं किए, या लिमिट क्यों रखी। वो दूसरी फैमिली प्लानिंग के मोटिव को दिमाग में रखते हुए ये लिमिट्स क्या है रखी जाती है। तो यहां कोई इस प्रोविजन में लिमिट नहीं है, कहीं आएगी कहीं नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गया आपको। अगला है जो मैं अभी आपको टॉपिक बताने जा रहा था, अगर एजुकेशनल एक्सपेंस एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर बियर कर रहा है और खुद का स्कूल नहीं है, तो जितने खर्चे बियर करे हैं वो सारे के सारे सैलरी में जुड़ेंगे। वहीं दूसरा एग्जांपल, अगर स्कूल की फीस एम्प्लॉय खुद बियर करता है और पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर है, ये तो सबके लिए टैक्सेबल है, इसमें क्या खास बात है? ठीक है ना, तो यहां लिखा भी हुआ है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई और स्कूल है, किसी और स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई और स्कूल में एडमिशन करवा दिया बच्चों का, फीस तो तुम्हें ही भरनी है। अब अगर मालिक फीस देता है तो टैक्सेबल है,
ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, आपकी ओब्लिगेशन थी, एम्प्लॉयर ने भरी है फीस, तो सबके लिए टैक्सेबल है, वो वहां पीछे कवर हो गया ऑल एम्प्लॉइज वाले केस में। यहां पर तो खुद का स्कूल है या स्पॉन्सर्ड स्कूल है, वो वाला टॉपिक आया है। ठीक है ना? ठीक है जी। ये कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इसको रहने दो जी, ये टॉपिक नहीं करना है आपने। हाँ, अगला, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स अंडर ESOP स्कीम। अंडर ESOP स्कीम एग्जाम्पल स्वेट इक्विटी शेयर। समझते हैं इसको, इस पूरे टॉपिक को ही समझते हैं। लो जी, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP या फिर स्वेट इक्विटी शेयर। ESOP का ये एक रूप है स्वेट इक्विटी शेयर। पहले कंसेप्ट समझो, फिर इनकम टैक्स की बात करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है? स्वेट कहते हैं पसीने को, जो हमें पसीना, जब हम मेहनत करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, तो जो पसीना आएगा उसको हम स्वेट कह देते हैं इंग्लिश में। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब यह है, एम्प्लॉइज ने जो पसीना बहाया कंपनी के लिए, उसके रिवार्ड के तौर पर अगर कुछ शेयर दिए जाएं एम्प्लॉयर द्वारा, तो स्वेट इक्विटी शेयर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है टाटा, ठीक है? टाटा के शेयर का मार्केट प्राइस, या चलो यूं करते हैं, टाटा ने बोला अपने एम्प्लॉइज को, ऑप्शन दिया, ऑप्शन टू बाय शेयर एट ₹100 ईच अप टू 31 दिसंबर 2021। आज की डेट है मान लो 1 नवंबर 2020। चलो इसको मैं 1 नवंबर नहीं करता, मैंने लिखा है, आज तारीख है 1 अगस्त 2021। देखो आज 1 अगस्त 2021 है, अज्यूम करो। अगस्त का पूरा महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 5 महीने तक अपने सभी एम्प्लॉइज को बोला है $100 शेयर, अपने सभी एम्प्लॉय को बोला है कि जी 31 दिसंबर 2021 तक आप टाटा कंपनी के, अपनी ही कंपनी के 100 शेयर खरीद सकते हो। एक शेयर का भाव 100 रुपए लगेगा तुम्हें। मार्केट में आज रेट 1000 रुपए है। मार्केट में जब पता किया, आज टाटा के शेयर का प्राइस 1000 रुपए है, और आपको ऑप्शन दिया है। देखो भाई, किसी की जेब में पैसे नहीं तो कैसे खरीदेगा? ऑप्शन ही दे सकते हैं, कंपलसरी तो कुछ कर नहीं सकते। अब फ्री में दो तो कंपलसरी हो सकता है। ऑप्शन दिया है कि आप 31 दिसंबर 2021 तक 100 शेयर ले लो, 100 रुपए के भाव मिल जाएंगे तुम्हें। वही मार्केट में 1000 रुपए का रेट है। आज ये बात हो रही है, आज 1/8/2021 को मार्केट प्राइस 1000 रुपए है। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। लेकिन आपने क्या आज ही शेयर खरीद लिए? आज तो नहीं खरीदे। आपने ऑप्शन जो आपको मिला था वो आपने एक्सरसाइज किया है 1/11/2021 को। मान लो आपने कहा आज तो मैं नहीं खरीदूंगा, पैसे नहीं है 100 शेयर लेने के लिए, एक 100 रुपए का है तो 10,000 रुपए जेब में होने चाहिए, अभी नहीं है मेरे पास 10,000 रुपए। आपको 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था, 1 नवंबर को आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। जिस तारीख को शेयर खरीदे उस तारीख को मार्केट में जो भाव था वो था 800 रुपए का। क्या भाव था? 800 रुपए का। आपको तो 100 रुपए में मिल रहा है। तो जिस तारीख को खरीदा है उस तारीख की बात सोचो आप। जिस तारीख को आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया है
उस तारीख की आप अपने शेयर की मार्केट वैल्यू देख लो। आपने 100 शेयर खरीदे हैं और 800 रुपए के भाव खरीदे हैं। किस भाव से खरीदे आपने? सॉरी, 800 रुपए का मार्केट में भाव है। कितने के हैं वो? 80,000 के हैं। आपको कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी पड़ी? आपको तो एक शेयर 100 रुपए का ही पड़ा। आपको एक शेयर 100 रुपए का पड़ा, तो 100 गुणा में 100 जब किया 10,000 के पड़े। आपको कितने रुपए का फायदा मिल गया? 70,000 का। ये आपकी सैलरी में जुड़ेगा। आपको बेनिफिट मिल गया ना। आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सर्विसेज के बदले आपको ये बेनिफिट दिया है। आपकी तनख्वाह में 70,000 रुपए जुड़ेंगे। अगर आपको सारे शेयर बिल्कुल फ्री दिए होते, 100 के 100 शेयर बिल्कुल फ्री दिए, आपने 10,000 भी नहीं दिया, तो 80,000 पूरा ही आपकी सैलरी में जुड़ेगा। बस इंपॉर्टेंट यह है कि आपने मार्केट प्राइस किस तारीख का लेना है। जिस तारीख को आपको ऑफर दिया गया था, मतलब क्या आपने वो प्राइस 1 अगस्त 2021 लेना है, या जिस तारीख को आपने एक्चुअल में शेयर लिए आपने 1 नवंबर लेना है। तो इसमें आंसर है कि जिस तारीख को आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो, उस तारीख का मार्केट भाव से कंपेयर करना है आपकी कॉस्ट को। ठीक है, समझ गए? पढ़ लो। टैक्सेबल वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर या शेयर। आपको स्वेट इक्विटी शेयर की जगह स्वेट डिबेंचर भी मिल सकते हैं, कोई भी चीज आपको सिक्योरिटी के रूप में मिल सकती है। तो कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर या शेयर ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन ऑप्टेड बाय एम्प्लॉई। जिस तारीख को आपने ऑप्शन ऑप्ट किया है, उस तारीख की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, अगर बिल्कुल फ्री है तो। अगर बिल्कुल फ्री नहीं है, नॉट गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जितनी अमाउंट एम्प्लॉई ने दी है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 10,000 रुपए में खरीदे थे, तो जितनी अमाउंट दी है वो डिडक्ट हो जाएगी उसके अंदर से। बिल्कुल, हमने यहां डिडक्ट की तो है, लेस की है ना। समझ गए? ओके, तो ये आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का टॉपिक था। आई होप ये भी आपको समझ में आया है। अगला है कंसेप्ट लीव ट्रैवल कंसेशन का और पासेज मनी का। लीव ट्रैवल कंसेशन कह दो या पासेज मनी कह दो। ये क्या है? पहले की ट्रैवलिंग का टॉपिक आया था ना परक्विजिट के अंदर, कि भाई मालिक ने आपको स्विट्जरलैंड भेजा था, आप घूमने गए थे, वहां ऑफिशियल टूर के लिए गए थे, आपने उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एज ए पर्सनल टूर की तरह, या साथ में एक पर्सनल मेंबर और ले गए आप अपना। अब क्या है, आपको मालिक भेज ही फ्री ऑफ कॉस्ट टूर पर ही, कोई ऑफिशियल काम नहीं है। आपको मालिक ने कहा है कि जाओ भाई फौरन जाओ, मस्त घुमाओ, अपना आराम से घूम के आओ अपना। ऐसा सिस्टम है, तो उसको बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। समझते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी एग्जम्प्ट है, माफ है, कुछ शर्तें। लेकिन सपोज करो कि आप केरला घूमने गए, आप दिल्ली के रहने वाले हो और केरला घूमने गए, केरला में आप ट्रिप लगा के जो भी खर्चा लगा आपका वो सारा माफ है। शर्तें क्या है? जो आपका टूर है, टूर मस्ट बी इन इंडिया। फॉरेन घूमने गए हो तो माफ नहीं है। इसके पीछे लॉजिक होता है दरअसल। देखो, जब भी आप विदेश घूमने जाते हो ना, तो पैसा खर्च करके आते हो। बिल्कुल। पैसा कहां खर्च करके आए? विदेश में छोड़ आए पैसा। यहां के कमाए हुए 2 लाख रुपए, मान लो सपोज 2 लाख खर्चा है आपका, छोटा सा टूर है। यहां जो आपने 2 लाख रुपए कमाए, यहां इस देश की संपत्ति थी 2 लाख रुपए, आप भी इस देश में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो 2 लाख रुपया फॉरेन में छोड़ आए, फॉरेन में खर्च करके आ गए, वो विदेशी संपत्ति बन गई, देश का 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसीलिए इसको प्रमोट नहीं किया जाता। अगर देश से पैसा बाहर जाता है, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया ना भाई, विदेश में पैसा चला गया, कुछ विदेशी माल खरीद लो, चाहे विदेशी जगह घूम के आ जाओ, पैसे तो फौरन चले गए ना।
तो प्रमोट नहीं किया जाता, इसीलिए यहां पर भी इसका देखो असर देखने को मिल रहा है। अब भारत में घूमो फिरो, भारत में जितना मर्जी पैसा खर्च करो, आप भी भारतीय हो, जिसको अपने पैसा दिया है खर्चे के रूप में वो भी भारतीय ही है, इंडिया का पैसा इंडिया में है, कोई टेंशन नहीं है, आपका माफ किया गया है। लेकिन अगर फॉरेन टूर लगाओगे तो इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है। द टूर मस्ट बी इन इंडिया, और आपने शॉर्टेस्ट रूट को अपनाना है। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है, सपोज करो आप दिल्ली के रहने वाले, अपने गोवा का टूर लगाना है, गोवा जाना है, आपने कहा मैं गोवा जाऊंगा लेकिन केरला होके गोवा जाऊंगा, या आंध्र प्रदेश होके गोवा जाऊंगा, या तमिलनाडु होके गोवा जाऊंगा, तो ऐसा रूट नहीं होना चाहिए। द जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय शॉर्टेस्ट रूट। ठीक है। तीसरा है कि अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो आपने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना है, बिजनेस क्लास से नहीं जा सकते। हां, इसके अलावा यदि आप बाय ट्रेन जा रहे हो तो आप एसी फर्स्ट टियर बिल्कुल ले सकते हो, अलाउड है। कोई अदर मीन है, बस है, गाड़ी है, तो वो आप डिलक्स तरीके से जा सकते हो। बस सिर्फ और सिर्फ बाय एयर में आपको इकोनॉमी क्लास अलाउड है। एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉई की तरह जाइए, बिजनेस क्लास में अलाउड नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप्स के लिए होता है, हॉलिडे ट्रिप्स में अलाउड नहीं है। ठीक है। चौथी शर्त क्या है? जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड। जर्नी मस्ट बी परफॉर्म्ड, इसका मतलब क्या है? जैसे क्या होता है कि आपका मालिक आपको ट्रिप पर भेजता है, आपका मालिक आपको ट्रिप पर भेजता है, लेकिन ट्रिप पर जाना जरूरी है। मतलब मालिक ने कहा देख भाई, मैं तो तुझे 70,000 रुपए का ट्रिप दे रहा हूं, तेरी मर्जी है, चाहे ट्रिप पर जा, 70,000 रुपए खर्च करा, टिकटें विकटें सब मैं दूंगा, 70,000 खर्चा कर दूंगा तेरे पर। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप 70,000 रुपए मेरे से ले भी सकते हो, कैश ले लो, चाहे आपके ऊपर मैंने ट्रिप का खर्चा करना है बस। तो अगर आपने कैश ले लिए, जर्नी परफॉर्म नहीं की, तो कुछ माफ नहीं है, टैक्सेबल है सारा। हाँ, अगर आप जर्नी परफॉर्म करते हो तो फिर वो माफ है, तो फिर वो माफ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें क्या है? 1 ईयर अलाउड इन ए ब्लॉक ऑफ 4 ईयर। इसको हम समझते हैं थोड़ा नोट्स के साथ। ठीक है, अब एक बार नोट्स पे आ जाओ, आप ध्यान से देखना भाई। लीव ट्रेवल कंसेशन कह दो या इसको पासेज मनी कह दो, ऑल टैक्स एग्जम्प्ट है। अगर जर्नी आप बाय एयर परफॉर्म करते हो, इकोनॉमी क्लास, रेल एसी फर्स्ट क्लास अलाउड है, एनी अदर ट्रांसपोर्ट मीन में फर्स्ट क्लास से डिलक्स रूट आप अपना सकते हो, बाय वे और ऑफ शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए आपका। ठीक है जी। दूसरा क्या है? LTC is not exempted if it is provided for the journey is performed out of India, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा बता दिया, जर्नी एक्चुअली करनी जरूरी है। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं बताया, अब पढ़ के देख लेते हैं। आप अपने साथ 2 ही बच्चे लेकर जा सकते हो। फिर से फैमिली प्लानिंग का यहां पे ध्यान रखा गया है। एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। अब देखो ध्यान से, एक्चुअली ये जो फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखा गया होगा, ये 1 अक्टूबर 1998 को प्रोविजन आया होगा, इस समय के अराउंड आया होगा। तो 1 अक्टूबर 1998 से ही, अगर उससे पहले ही अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो बंदा कहेगा हमारी क्या गलती जी, आपने पहले प्रोविजन बनाया ही नहीं, पहले प्रोविजन बनाते तो शायद हम अपनी फैमिली प्लानिंग का ध्यान देते। हाँ, इसके बाद आप ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ ऐसी ही बात हुई होगी, तो इसीलिए साफ साफ लिख दिया गया कि जी 1/10/1998 के बाद अगर बच्चों ने जन्म लिया है तो 2 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा बच्चे साथ नहीं जा सकते आपके। समझ गए हैं तो फिर उसका वो टैक्स माफ नहीं होगा। अब 1/10/1998 से पहले एक बेबी है तो उसके बाद में एक और बेबी हो सकता है, 2 अलाउड है। 1/10/98 से पहले कोई भी बेबी नहीं है आपकी, उसके बाद बेबी ने जन्म लिया है तो 2 अलाउड है।
1/10/98 से पहले एक बेबी था, बाद में एक तो करना अलाउड था ना, जुड़वा हो गए, तिड़वा हो गए, 4 हो गए इकट्ठे। तो आप बोलोगे मेरी क्या गलती जी, मैं तो एक ही पैदा करना चाहता था। तो ध्यान रखा गया इस बात का, पढ़िए आप। Exemption is available for maximum 2 children born after 1st October 1998. This restriction shall not be applicable in respect of children before 1 अक्टूबर 1998। बिल्कुल, जो अगर 1 अक्टूबर 1998 से पहले का जिनका बर्थ है उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। एंड ऑल्सो इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, अगर फर्स्ट चाइल्ड के बाद मल्टीपल बर्थ हो जाते हैं तो भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी भाई। ठीक है, समझ गए? ओके जी, अगला। हाँ, इसमें सॉरी यहां पर 1 ईयर नहीं है, ये 2 ईयर है। अगला देखना भाई, द एग्जम्पशन अंडर 10(5) is available in respect of 2 journey performed in a block of 4 calendar year। और ब्लॉक 1986 से शुरू हुआ है। 7th ब्लॉक आपका 2010-13 का था, फिर 2014, 15, 16, 17 का ब्लॉक आया, फिर 2017, 18, 19, 20 का ब्लॉक आया, फिर 2021, 22, 23, 24 का ब्लॉक आया। ठीक है, 17 तक हो गया ना, ये 18, 19, 20, 21 तक का ब्लॉक, फिर ये 22 से लेके 25 तक का ब्लॉक। ऐसे 4-4 साल का ब्लॉक चलता है। इसका मतलब क्या है देखो, इसका मतलब ये है ब्लॉक 2010 से 2013, ये 1988-89 से चल रहा है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे ब्लॉक चलता है। फाइन, अपना कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। मतलब 1 जनवरी से ये ब्लॉक कब शुरू हुआ? 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2013, कैलेंडर ईयर के ब्लॉक। हर ब्लॉक में 4 साल है। हर ब्लॉक में कितने साल आपके? हर ब्लॉक में आपके 4 साल है। 4 साल में आप 2 साल घूमने जा सकते हो। हर साल जा रहे हो तो 2 साल का ही लीव ट्रैवल माफ होगा, 2 साल का टैक्सेबल होगा। 4 साल में 3 साल में चले गए तो 2 साल का माफ होगा, 1 साल का टैक्सेबल होगा। 4 साल में 2 साल ही गए हो तो दोनों का माफ है। 4 साल में 1 ही साल गए, अब देखना ध्यान से, ये वाले 4 साल थे मान लो, इन 4 साल में आप 2 बारी जा सकते थे, आप केवल 1 ही बारी गए घूमने, 1 ही बार घूमने गए। अगले साल ये जो आपका 1 बारी बच गया था यहां पर, अगले साल आप 2 बारी जा सकते हो, प्लस 1 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। मतलब अगर आपका 1 साल बच गया तो अगले ब्लॉक में आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल 3 बारी चले जाना चाहिए अगले ब्लॉक में, अगले 4 सालों में 3 बारी चले जाना। बट पहले साल जाना जरूरी है। फिर 2022 में पहले ही साल घूम के आना, पिछले साल वाला। आप सोचो 2022, 23, 24, 25 आप 3 बारी जा सकते हो इन 4 सालों में। आप 2022 में तो गए ही नहीं, 23, 24, 25 में 3 बार चले गए तो भी अलाउड नहीं है। पिछले साल का बचा हुआ 1 बारी अगले ब्लॉक के पहले ही साल में जाना पड़ेगा घूमने, ये शर्त डाली हुई है। समझ गए ना मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम? रिपीट करता हूं, अगर आपका 1 साल बच गया है ब्लॉक में, आप अगले ब्लॉक में उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ध्यान से सुनो, अगर आपका 1 साल बच गया है ब्लॉक में, मेरा कहने का मतलब यह है 2018-21 वाला ब्लॉक, 2022-25 वाला ब्लॉक, इस साल में इस ब्लॉक में आप 2 बारी जा सकते थे, आप बिल्कुल नहीं गए। आप कहते हो मेरे दोनों साल बच गए। नो, कैरी फॉरवर्ड 1 ही साल का अलाउड है। यहां कैरी फॉरवर्ड ओनली 1 टाइम ही अलाउड होगा। ठीक है? और वो जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है 2022, 2023, 2024, 2025, अगले साल के जो 4 साल है, ये जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, ये अगले ब्लॉक के पहले ही साल में घूमने जाना पड़ेगा।
और अगले ब्लॉक के जो 2 साल हैं वो आप अगले 3 सालों में जब मर्जी चले जाना। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो नोट्स द्वारा पढ़ लीजिए। कह रहे द एग्जम्पशन अंडर 10(5) इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नीज परफॉर्म्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर कमेंसिंग फ्रॉम कैलेंडर ईयर 1986-89। वहां से ब्लॉक शुरू हुए हैं, अब तो चलते आ रहे हैं। अगला देखो, आउट ऑफ 2 जर्नी एग्जम्पशन फॉर 1 जर्नी कैन बी क्लेम्ड इन द कैलेंडर ईयर सक्सीडिंग द एंड ऑफ द ब्लॉक। जो साल एंड ऑफ द ब्लॉक है उससे नेक्स्ट ईयर में आप क्या है, 1 जर्नी की एग्जम्पशन नेक्स्ट में क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक था। अब नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड का टॉपिक। नेक्स्ट किसका है? प्रोविडेंट फंड का टॉपिक, वो देखिए प्लीज। अब पहले ये समझो कि प्रोविडेंट फंड कितनी तरह का होता है। पहला है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, इसको हम बोलते हैं जीपीएफ। इसका दूसरा नाम होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसको हम एसपीएफ भी बोलते थे। ठीक है जी, ओके। ये होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। ये किसका होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जीपीएफ में ही पैसा जाता है। ओके। दूसरा है, दूसरा किसका है? दूसरा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ध्यान से समझना, टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये होता है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑन विच पीएफ एक्ट अप्लाइज, जिसके ऊपर क्या है? पीएफ एक्ट आमतौर पे लगता है। तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसा प्रोविडेंट फंड, ऐसी संस्थाएं जो ना तो सरकारी संस्था है, वहां पर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड नहीं लगता, ना ही वो ऐसी कंपनी या संस्था है जिस पर प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो, वो भी नहीं है। अनरिकॉग्नाइज्ड, वो खुद ही अपना कोई सिस्टम चला रहे हैं माल। तो ये 3 तरह के प्रोविडेंट फंड है। एक को हमने नाम दिया स्टैट्यूटरी पीएफ, एसपीएफ बोल देंगे। दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ बोल देंगे। तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यूआरपीएफ बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, हमें दिक्कत ना हो। ठीक है जी, ये तो प्रोविडेंट फंड के टाइप्स हो गए। अब ये भी समझो कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। प्रोविडेंट फंड एक तरह का समझ लो बैग है। उस बैग में हर साल एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी कुछ पैसा डालता है। इस बैग के अंदर समझ लो 2 बैग हैं, जिसमें एम्प्लॉयर भी कुछ पैसा डालता है, एम्प्लॉय भी डालता है। एम्प्लॉय की सैलरी मान लो 50,000 रुपए है, तो उसमें से अज्यूम 5,000 रुपए हर महीने यहां जमा हो जाते हैं, इस बैग में आ जाते हैं। और लगभग उतना ही पैसा, सेम अमाउंट, एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से भी डालता है। मतलब एम्प्लॉयर, अब गौर करने वाली बात है, मैं एम्प्लॉयर हूं, मान लो ये यहां पे कोई मिस्टर एक्स खड़े हैं, ये एम्प्लॉय है मेरे, मैं इस एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तनख्वाह देता हूं। जब 50,000 देता हूं ना, मैं कहता हूं भाई 45,000 ही ले तू, 5,000 तेरे, मैं इस बैग में डाल रहा हूं। मैंने इसमें 5,000 रुपए
50,000 में से 5 कम दिए उसको, 45,000 दिए और 5,000 यहां जमा करा दिया, इस बैग में जमा करा दिया। मतलब एम्प्लॉय की इनकम तो 50,000 ही है ना, इनकम 50,000 ही है, 45 तो उसको मिल गए, 5 उसका हिस्सा उसी के ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट में यहां पर डिपॉजिट हो गया। ये तो मैंने उसका हिसाब कर लिया। फिर कानून कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयर भाई तुम भी सेम यही रकम डालो। तो मैंने मेरी पॉकेट से 5,000 और निकाले और मैंने वो 5,000 रुपए इसी एम्प्लॉय के खाते में जमा और करवा दिए। अब बताओ मेरा खर्चा कितना हो गया, 45,000 तो वो कैश ले गया, 5,000 उसका हिस्सा जमा करवाया, 50 हो गए, 5 और जमा करवाए, 55,000। ये जो 10,000 रुपया यहां है किसका है, ये एम्प्लॉय का है। तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई, 55,000 सैलरी हो गई। 50 तो उसकी सैलरी वैसे थी, 45 कैश मिली, 5 यहां जमा हुआ, प्लस 5 जो मैंने अपनी तरफ से जमा करवाया वो भी एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया, वो भी उसी की इनकम है। आज नहीं तो कल रिटायरमेंट के टाइम तो इसको जरूर मिलेगी ही मिलेगी। समझ गए ना? तो अब बताओ सैलरी के अंदर 55,000 आएगा या 50,000 आएगा या 45,000 आएगा? सैलरी के अंदर पूरा 55,000 आएगा। उसकी सैलरी तो 50,000 हो गई, 45 प्लस 5, उसकी सैलरी तो 50,000 थी ना, वो अलग बात है कि उसको दिया 45,000, 5 उसके खाते में जमा करा दिया, उसकी सैलरी तो 50,000 हो गई। जब भी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी या अगर आप एज ए स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हो तो जब क्वेश्चन में सैलरी देखेगा वहां 50,000 लिखा होगा, तो 50,000 में उसका खुद का कंट्रीब्यूशन तो शामिल ही है, प्लस जो एम्प्लॉयर ने अपनी पॉकेट से दिया वो और उसकी सैलरी में जोड़ना है। वो जोड़ना है नहीं जोड़ना वो अभी हम पढ़ लेंगे, लेकिन जुड़ना चाहिए बिकॉज उसकी तनख्वाह में आएगा, उसकी सैलरी बढ़ गई, समझ लो 55,000 उसकी सैलरी। इतना ही नहीं, अब हर साल देखो ये तो एम्प्लॉय वाला बैग है ना, बैग के अंदर बैग है एम्प्लॉय का, यहां एम्प्लॉयर का, इस बैग में एम्प्लॉयर वाले पैसे जमा हो रहे हैं, मालिक के पैसे जमा हो रहे हैं, इस बैग में एम्प्लॉय की सैलरी का ही एक हिस्सा जमा हो रहा है। अब इसके ऊपर ब्याज भी तो मिलता है, चाहे वो एम्प्लॉय का पैसा जमा हो रहा हो चाहे वो एम्प्लॉयर का पैसा जमा हो रहा हो, उस पर ब्याज भी तो मिलता है, वो भी तो इनकम है। एम्प्लॉय के पैसे पर जो ब्याज मिलता है वो तो चलो उसके खुद के पैसे पर ब्याज हो गया, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, लेकिन एम्प्लॉयर के पैसे पर ब्याज वो तो सैलरी की इनकम में ही आएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है उसी पर ब्याज है तो सैलरी की इनकम में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ भी सैलरी की इनकम में आना चाहिए। प्रोविडेंट फंड में जो पैसे का जो ब्याज मिल रहा है आमतौर पे वो भी सैलरी की इनकम में आता है। ये भी आप हर साल कमा रहे हो, आपको कैश ना मिले चाहे आपके खाते में ही जुड़ रहा है, लेकिन कमाई तो हो रही है ना ब्याज की, तो वो भी आपके सैलरी में आना चाहिए। आता है नहीं आता है देखते हैं। तो चलिए जी अब बात करते हैं। एक तो बात होगी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक बात होगी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक बात होगी इंटरेस्ट ऑन पीएफ की। ये नोट्स में भी देख सकते हैं, देखो ये स्टैट्यूटरी पीएफ, ये रिकॉग्नाइज्ड पीएफ, एक ये अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। देखो एक तो बात है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरा माफ है। अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो 12% ऑफ सैलरी तक माफ है, उससे ऊपर का एक्स्ट्रा वाला टैक्सेबल है, ठीक है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो एक बार ही टैक्सेबल नहीं है। मैं यहां पे माफ नहीं लिख रहा, यहां पे देखो एग्जम्प्ट नहीं लिखा हुआ, लिखा है कि नॉट टैक्सेबल ऑन ईयरली बेसिस। कर हर साल जितना पैसा जमा कराओगे ना वो साल दर साल माफ नहीं है, साल दर साल टैक्सेबल नहीं है, बाद में इकट्ठा टैक्सेबल होगा शायद, देखते हैं। देखो अब ध्यान से समझना, ये तो गवर्नमेंट का खुद का ही प्रोविडेंट फंड है, ये गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है, इस पर भी गवर्नमेंट की नजर रहती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, इसलिए तो ये माफ कर दिए। स्टैट्यूटरी तो पूरा माफ कर दिया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 12% तक माफ कर दिया, लगभग इतना ही देता है एम्प्लॉयर अपनी जेब से, इतना ही देता है सैलरी का, तो पूरा माफ ही कर दिया लगभग, समझ लो मोस्टली केस में इतना ही देता है, ज्यादा दिया तो एक्स्ट्रा वाला टैक्सेबल कर देंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को नहीं पता
कि सच में जमा एम्प्लॉयर ने करवाया है या नहीं करवाया, तो गवर्नमेंट कहती है हमें तो पता नहीं है, तो जी जमा करवाया नहीं करवाया तो ना तो हम टैक्सेबल कर सकते ना माफ कर सकते, हमें नहीं पता, छोड़ दो इसको एक बारी। कल को जब इकट्ठा इसे दोगे ना एम्प्लॉय को, तब टैक्सेबल करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सैलरी में जुड़ा ही होता है, तो वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं सैलरी 50,000 है तो हम इनकम में पूरा 50,000 लिख देते हैं सैलरी, हालांकि मिलता उसको 45,000 है या 44,000 है, कम मिलता है, हम पूरा लिखते हैं, वो तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रोविडेंट फंड पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, स्टैट्यूटरी पीएफ का तो पूरा माफ है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अगर आपका है तो 9.5% पर एनम तक ब्याज माफ है। और सेम अगर यूआरपीएफ है तो हर साल का कोई हिसाब किताब पता नहीं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता, लास्ट में जब आप पैसे दोगे एम्प्लॉय को तब देखेंगे, ईयरली बेस पे टैक्सेबल नहीं है। अब देखो, जब रिटायरमेंट होती है, जब रिटायरमेंट होती है तो आपको सारा पैसा मिलता है, आपके बैग के अंदर, आपके बैग के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी जमा हो चुका है बहुत सारा, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन भी जमा हो चुका है बहुत सारा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी मिला है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी आपको मिला है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जब पैसा इसमें जमा हो रहा था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा था, हमने क्या कहा था उसे एग्जम्प्ट है, तो और उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा था हमने क्या कहा था एग्जम्प्ट है, तो आज भी एग्जम्प्ट ही है। रीपेमेंट के टाइम जब इकट्ठा मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट है। फिर एग्जम्प्ट काहे का हुआ, पहले एग्जम्प्ट कर दे बाद में टैक्स लगा दे, फिर माफ किस चीज का हुआ। तो इसीलिए रीपेमेंट या लमसम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। वहीं जब हमने आरपीएफ किया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड किया, हमने कहा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। अगर आपको 12% से ज्यादा मिल रहा होता पहले, तो पहले टैक्सेबल हो चुका ज्यादा वाला, 12% माफ है। सेम ऐसे ब्याज 9.5% साल का ब्याज माफ था, माफ मतलब टैक्स नहीं, उसके ऊपर का टैक्सेबल था। तो अगर आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा पहले, तो ऊपर का टैक्सेबल हो चुका उन सालों में इनकम में जुड़ता रहा होगा। हाँ, 9.5% तक का ब्याज, 12% तक का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का माफ था। आज जब आपको इकट्ठा पैसा मिल रहा है, जितना माफ था वो तो माफ आज भी रहेगा, ऊपर वाला टैक्सेबल पहले हो चुका। इसीलिए अगर लमसम रीपेमेंट मिलती है वो भी क्या फुल्ली एग्जम्प्ट है। कुछ कंडीशंस हैं वो बात कर लेंगे जरूरत महसूस हुई तो। लेकिन अब बात हो रही है यूआरपीएफ की। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हमने पहले कुछ नहीं किया, हमने टैक्सेबल नहीं किया, हमें कहा हमें नहीं पता आपने सच में कोई पैसे डाले या नहीं डाले, और माफ हम कर नहीं सकते बिकॉज अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब लगेगा टैक्स, ध्यान से देखना। हर साल एम्प्लॉयर अपनी जेब से जो पैसे जमा करवा रहा था, क्या आपने उसकी इनकम में जोड़े? नहीं जोड़े। आज ये सारा का सारा सैलरी की इनकम में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। हर साल एम्प्लॉय की भी जेब से कुछ जमा हो रहा था, क्या आपने सारे जोड़े? जोड़े। आप पूरी सैलरी 50,000 इनकम में जोड़ रहे थे, एक्चुअली में उसको मिलता 45,000 था। इनकम तो अपने सैलरी 50,000 थी तो 50,000 इनकम में लिखा है, तो एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, टैक्स्ड है, तो ये अब टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर आपको ब्याज मिला है, क्या आपने जब ब्याज मिलता था तब आप इनकम में जोड़ते थे? नॉट टैक्सेबल ऑन ईयरली बेसिस, नहीं जोड़ते थे। क्या वो माफ था? नहीं था। आज टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी के हेड में, बिकॉज एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ब्याज सैलरी की हेड में आएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो नहीं जोड़ा आपने, बिकॉज वो पहले ही जुड़ा हुआ है, अब टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन उस पर आपको ब्याज मिला है, ये ब्याज तो आपकी इनकम है। कौन से हेड की इनकम है? अदर सोर्सेज, बिकॉज ये तो एम्प्लॉय के खुद के पैसे पर ब्याज है, ये अदर सोर्स की इनकम है। समझ गए?
तो 4 हिस्से कर लो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड में जाएगा यूआरपीएफ के केस में, उस पर ब्याज भी सैलरी हेड में जाएगा। एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन पहले ही इनकम में आया, बिकॉज हम सैलरी पूरी जोड़ते हैं, उसमें से पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का घटाते नहीं है, और अदर सोर्स के अंदर उसका ब्याज जाएगा। ओके, तो ये आपका पीएफ का कंसेप्ट था। अब जब मैं कह रहा हूं यहां पर 12% ऑफ सैलरी, यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या है? यहां पर सैलरी का मीनिंग एचआरए वाला है, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल। बस ये 3 चीजें, ठीक है। बाकी नीचे ये फुट नोट है, ये आप अपने होमवर्क में इसको पढ़ लीजिएगा। ओके है, कोई प्रॉब्लम? अब देखो जी, अगला है टैक्स फ्री परक्विजिट। हमने टैक्सेबल परक्विजिट तो कर ली, टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज भी कर ली, टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय भी कर ली, प्लस पीएफ का टॉपिक भी कर लिया। अब है हमारा टैक्स फ्री परक्विजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज। सभी एम्प्लॉइज के लिए टैक्स फ्री परक्विजिट्स कौन कौन सी है? पहला है मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर। देखो भाई, अगर आप अपने किसी भी एम्प्लॉय का सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हो या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अप्रूव्ड अस्पताल में इलाज कराते हो, तो जितना भी खर्चा आता है अस्पताल में इलाज करवाने का, सारा माफ है। आपने अपने एम्प्लॉय का या उसके फैमिली मेंबर का भी इलाज करवाया है सरकारी अस्पताल में, एम्प्लॉय का खुद का या उसके फैमिली मेंबर का इलाज होता है सरकारी या सीआईटी अप्रूव्ड अस्पताल में, तो जितना खर्चा मालिक ने दिया है आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा, वो माफ है। अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता है तो कुछ माफ नहीं है, सारा जुड़ेगा। अब कुछ एम्प्लॉयर क्या दिमाग लगाते हैं, कहते यार मेरी कंपनी में आए दिन कोई ना कोई बीमार हुआ रहता है, हर साल थोड़ा बहुत खर्चा तो होता ही है, इलाज करवाता हूं मैं, तो क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉइज का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता हूं। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है तो कायदे से तो हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज का हुआ है, उनको खुद अपनी पॉकेट से प्रीमियम देना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर दे रहा है, उनकी सैलरी में जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ेगा, वो माफ है। ठीक है। अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस, अगर कोई पॉलिसी है मेडिकल इंश्योरेंस, तो टैक्सेबल वैल्यू निल है, और प्राइवेट अस्पताल मैंने क्या लिखा है, फुल वैल्यू टैक्सेबल है, जितना खर्चा आया सारा टैक्सेबल है। ठीक है। दूसरा, अगला, इलाज देश में हुआ नहीं, विदेश जाना पड़ा इलाज करवाने के लिए। ठीक है। अब इसमें आप दो हिस्से में समझिए। जब आप विदेश में जाते हो तो यह देखो कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है क्या। ठीक है। दूसरा केस है आपकी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है। जब भी विदेश जाते हो, एक तो खर्चा होता है ट्रीटमेंट का, ठीक है, एक खर्चा होता है ट्रैवल का एंड वहां बाहर स्टे करने का। एक अटेंडेंट साथ में जाता है तो वहां बाहर स्टे का भी खर्चा होता है। रूल क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय एंड अटेंडेंट आर एग्जम्प्टेड एज पर आरबीआई रूल्स। ट्रीटमेंट का जो खर्चा है ना वो आपको अलाउड है एज पर आरबीआई, एग्जम्प्ट है, चाहे आपकी ग्रोस टोटल इनकम कम हो या ज्यादा हो। लेकिन आरबीआई लिमिट, मान लो कैंसर का इलाज है, अगर आप कैंसर का इलाज सिंगापुर में करवाते हो, आरबीआई कहता है कि 1.5 लाख रुपए तक खर्चा होता है जी। आप कहते हो 2 लाख लग गए, 2.5 लाख लग गए, तो 1.5 लाख ही माफ है। तो ट्रीटमेंट का तो ये हो गया। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो, बाहर ट्रैवलिंग के खर्चे की बात हो रही है, ठीक है, ट्रैवलिंग के खर्चे की आपकी यहां पर बात हो रही है। अगर ट्रैवलिंग के खर्चे की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, ट्रीटमेंट एंड स्टे अलग कर लो और ट्रैवल का अलग कर लो। ट्रीटमेंट एंड स्टे अलग हो गया, वो एज पर आरबीआई को। ट्रैवल का अगर हो गया तो अगर आपकी जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रैवलिंग क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर जीटीआई 2 लाख से कम है तो ट्रैवलिंग क्या होगा, आपका एग्जम्प्ट होगा। बस ये कंसेप्ट है, समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा और खर्चे क्या है, एक्सीडेंट पॉलिसी का अगर आपका एम्प्लॉयर आपका प्रीमियम पे करता है, टैक्स फ्री है।
आपके एंटरटेनमेंट, कोई पार्टी कर ली, कोई मान लो कहीं घूमने चले गए सारे स्टाफ को लेकर, वो खर्चे भी माफ है। आपके टेलीफोन मोबाइल की अगर फैसिलिटी है, टेलीफोन अलाउंस टैक्सेबल है, टेलीफोन की परक्विजिट है, तो वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है। आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स करवाया है, मान लो कोई आपको कोई काउंसलिंग करी है या कोई ट्रेनिंग कोर्स कराया है, कोई ट्रेनिंग दी है, तो एम्प्लॉयर अपने लिए देता है आमतौर पर ट्रेनिंग, आप अच्छा काम करो इसीलिए, तो वो भी फैसिलिटी टैक्स फ्री है। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब की कोई आपको सुविधा दी है, वो भी क्या है, आपकी टैक्स फ्री है। ट्रांसफर्ड बैलेंस का जो टॉपिक है ये आपका पीएफ के रिगार्डिंग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। अब आता है डिडक्शंस का टॉपिक। अगर आपको याद हो, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको यहां पर एक चार्ट दिखाया था। मैंने कहा सैलरी टैक्सेबल है, इनकम में जोड़ दोगे, अलाउंसेस हमने सीख लिए जोड़ने, परक्विजिट्स हमने सारी सीख ली, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी मतलब बोनस कमीशन हमें पता है जुड़ता है सैलरी में, टैक्सेबल होता है सारा, इस सारे जोड़ को क्या बोलते हो, ग्रोस सैलरी। यहां तक का काम हमने सीख लिया है, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, पीएफ वगैरह सब सीख लिया है, हमें ग्रोस सैलरी निकालनी आ गई। अब आप इसमें लेस करोगे डिडक्शंस। 3 डिडक्शंस अलाउड हैं। एक तो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट को प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, तीसरा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। वो तीनों अब हम यहां पर देखते हैं। लो जी, डिडक्शंस में देखिए आप प्लीज, पहले देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। मैं याद करवा दूं आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने 10.14.2 में पढ़ा था और हमने कहा था ये पार्टली टैक्सेबल है, लेकिन एक बार ही पूरा ऐड कर दो। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी में एक बार ऊपर अलाउंसेस में जुड़ चुका है, पूरा आपके अलाउंसेस में आ गया, अब डिडक्शन मिलेगी, अब लेस होगा। कितना लेस होगा देखो, कह रहा है पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का तो लेस ही नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंट का लेस नहीं होगा, सिर्फ गवर्नमेंट का लेस होगा। और कितना लेस होगा, लिमिट है 20% ऑफ सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी का 20%, या जो एक्चुअल अलाउंस मिला है वो, या फिर 5,000 रुपए। इन तीनों में से जो भी लीस्ट आए, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, तीनों में से जो भी लीस्ट आए वो एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। दूसरा, प्रोफेशनल टैक्स जितना भी आपके मालिक ने आपके लिए पे किया है, देखो आपके मालिक ने आपके लिए कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया, ओब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई मेट बाय एम्प्लॉयर, वो जुड़ा हुआ आपकी इनकम में। अगर नहीं पे किया तो ऑब्वियसली नहीं जुड़ा होगा, लेकिन आप जॉब करते हो इसलिए प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ा है। मैं बता दूं, कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है, जैसे हरियाणा में नहीं लगता, महाराष्ट्र में लगता है, चंडीगढ़ में भी लग जाता है। तो जहां लगता है, अगर मालिक ने अपनी जेब से पे कर रखा है एम्प्लॉय के लिए, तो पहले तनख्वाह में जोड़ दिया आपने कहा एम्प्लॉय का टैक्स था, एम्प्लॉय को भरना चाहिए था, मालिक ने भरा है, जोड़ो तनख्वाह में। अगर मालिक ने नहीं भरा, एम्प्लॉय ने खुद अपनी पॉकेट से भरा है, तो जोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो तो टॉपिक में खत्म हो गया। अब बात कर रहे हैं कि जी एक तो एम्प्लॉय का खर्चा तो हो गया ना, एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ा, तो अब उसकी छूट मिल जाएगी। अब आप यहां पर एक्चुअल अमाउंट पेड, जितना आपने प्रोफेशनल टैक्स भरा है वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा फ्लैट, बगैर किसी कारण के फ्लैट 50,000 रुपए आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड है। सैलरी की इनकम में से 50,000 रुपए घटा सकते हो। आपकी सारी इनकम में मान लो आई है 40,000 रुपए, तो 40,000 घटाओगे, मैक्सिमम 50,000 रुपए आपकी अलाउड है, ठीक है। ये आपकी डिडक्शन है। इस तरीके से हमने पूरी सैलरी की इनकम निकालनी क्या है, सीख ली है। हमारा जो चार्ट था सैलरी का, वो हमारा यहां पर क्या है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। जो हमने सैलरी का जो भी चार्ट किया था वो यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमें सैलरी, अलाउंस, परक्विजिट, प्रॉफिट जोड़ के ग्रोस सैलरी निकालनी आ गई, और एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स लेस करके नेट इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालनी आ गई, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा सैलरी का चैप्टर था, एक हिस्सा। मैं एक हिस्सा इसलिए कह रहा हूं, ये तो हमने उन लोगों की सैलरी निकालनी सीखी है जिनकी क्या है, जो जॉब कर रहे हैं करंटली। अगर कोई पर्सन रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के टाइम उसे ग्रेच्युटी वगैरह नाम लिए थे ना मैंने पहले,
वो मिलते हैं, वो कितना टैक्स होगा, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का टॉपिक अलग है। मतलब अगर मैं आपको इस चैप्टर को बताना चाहूं तो दो हिस्सों में हम चैप्टर बांटा है हमने। एक तो सैलरी है जो अभी एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मेन तो वैसे यही चैप्टर था। एक सैलरी की कैलकुलेशन होती है रिटायर्ड लोगों के लिए, ठीक है, जो रिटायरमेंट लेते हैं उस वक्त जो मिलता है और उसके बाद जो पेंशन के तौर पे मिलता रहता है उसकी कैलकुलेशन के लिए। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसी चैप्टर में हमें टाइम लगा है। आई थिंक सबसे लंबी क्लास रही है हमारी सैलरी की, अगर सभी आप पार्ट्स जोड़ोगे तो सबसे लंबी क्लास सैलरी की ही है इनकम टैक्स में। रिटायर्ड वाला तो छोटा सा टॉपिक है, हम 1-2 घंटे में उसको कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उसे। और बाकी भी जो हेड्स है हमारे, चाहे वो पीजीबीपी का हो, कैपिटल गेन का हो या अदर सोर्स का हो, वो सैलरी जितने लंबे नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक ये सब कुछ समझ में आया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय।